बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली वेपर प्रेशर की डिस्कशन की थी और उसमें हमने वेपर प्रेशर के साथ साथ उनके फैक्टर्स की भी डिस्कशन की थी। और फिर लास्ट में स्टूडेंट एक टेबल था जिस टेबल को मैंने आपको रीड करके बताया था कि बेसिकली कैसे आपके पास जो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं उन पे डिफरेंट वेपर प्रेशर्स आते हैं। तो आपको मैंने लास्ट में स्टूडेंट्स एक जो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, आप अगर देखिए इस टेबल को पेज नंबर 86 पे, तो आपको इस टेबल में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नजर आ रहा होगा, जबकि जो वेपर प्रेशर है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आपको 760 नजर आ रहा होगा। अब लास्ट टाइम भी इसकी कैलकुलेशन मैंने की थी, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर जब हम बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो मैं एक मर्तबा आपको फिर ये समझा दूंगा, क्योंकि जब तक आप इस कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे आपके लिए बॉइलिंग पॉइंट समझना आसान नहीं होगा। वैसे अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो यूनिट था ये हमने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक था गैसियस स्टेट में, वहां पे हमने इसकी डिस्कशन की थी। आपको याद होगा हमने वहां पर 1 atm प्रेशर को इक्वल लिया था 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टॉर्क। तो उन्हीं यूनिट्स को मद्देनजर रखते हुए ये कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। तो देखिए मैंने यहां पे इसको राइट किया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका अगर टेम्परेचर है तो वेपर प्रेशर कितना बन रहा है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको आप टॉर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिए 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होता है 1 टॉर के। ठीक है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके इक्वल होता है 1 टॉर के। तो अगर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा तो ये किसके इक्वल होगा 760 टॉर के। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, किस टेम्परेचर पर आ रहे हैं ये यूनिट्स 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टॉर की, तो ये बेसिकली किसके इक्वल होते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि हमने गैसियस स्टेट में भी पढ़ा था। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम ये कहेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपके लिक्विड का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है या डिपेंड करता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस बेसिकली टेम्परेचर है एक लिक्विड का, ठीक है, और उस पर वेपर प्रेशर कितना आ रहा है 1 atm। लेकिन इस मर्तबा ये आपने याद रखना है कि 1 atm बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है,
अच्छा जी, अब ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसको समझकर अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट पे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए जैसे कि ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी, इसी तरह एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जो पिछले दो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, लाइक इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम रीडिंग कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की स्टार्टिंग से कुछ, तो ये वही बातें हैं जो बार बार हमने इवेपोरेशन में और वेपर प्रेशर में समझी थी, और उन बातों को करने के बाद बेसिकली हमारे पास फिर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है। तो आज रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जी कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी करेंगे तो हमें यह बेहतर पता है कि वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी मोर देन होगी, ठीक है, एवरेज से ज्यादा होगी। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल बिकम एनर्जेटिक इनफ, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, वो इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे टू ओवरकम द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, कि इनके दरमियान की जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं उनके ऊपर वो ओवरकम आ जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस टूट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ड्यू टू दिस क्या होगा जी? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज। दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स के जो वेपर प्रेशर है उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट में इवेपोरेशन के वेपर प्रेशर आएगा। यहां तक हमने दो टॉपिक्स पहले से ही डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अब वो ये क्या कहते हैं कि अंटिल अ स्टेज रीचेस, अब एक ऐसा लम्हा आएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी when the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure। ये एक लाइन है जो कि हमने अच्छी तरह समझनी है, और यही बेसिकली हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। हम वैसे जर्नल टर्म्स में क्या कहते हैं जी? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आपके पास एक लिक्विड है, आपने एक बीकर में लिया है, आपने क्या किया, उसको टेम्परेचर दिया, तो वो लिक्विड जो है वो गैस बनना शुरू हो गया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसा नहीं होता, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। वो क्या है कि जो आपके कंटेनर में, आपके बीकर में आपका लिक्विड है, आपने उसको टेम्परेचर देना है, और टेम्परेचर पे क्या होगा कि उसका जो वेपर प्रेशर होगा इंटरनल उस लिक्विड का, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा जिस टेम्परेचर पे, वो बेसिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे हम देखें तो वेपर प्रेशर जो है वो जब इक्वल हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हमारे लिक्विड का, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली ये एग्जांपल वाटर के लिए थी, और वाटर एक लिक्विड है, और आपको ये पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी आपके पास वाटर एक बीकर में है, एक कंटेनर में, आप उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, पहले उसका इवेपोरेशन रेट आएगा, फिर उसका जो वेपर प्रेशर होगा जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर है इन्वायरमेंट का, जैसे वो उसके बराबर होगा, तो उस वक्त आपके लिक्विड का, आपके वाटर का एक खास टेम्परेचर होगा, और जिस टेम्परेचर पे वो मेजर होगा बेसिकली वो उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है, जो कि एक लिक्विड है, वो बॉइल होता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है यहां पे जी? एज दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज, अब डेफिनेशन आपने लगानी है जो अब मैं पढ़ूंगा। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एनी एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब यह है कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर में हैं, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा। अगर आप किसी दूसरी जगह पर हैं, किसी दूसरे रीजन में हैं, तो वहां का एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और होगा, इसलिए वर्ड एनी एक्सटर्नल प्रेशर का यूज किया गया। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास होगी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, जरा एक्सप्लेनेशन है।
देखिए एक्सप्लेनेशन में आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है। आप इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो इसके एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर सेल्सियस में और वाई एक्सिस में उन्होंने वेपर प्रेशर मेजर किया हुआ है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब मैंने स्टार्टिंग में जो आपके साथ आपको कैलकुलेशन समझाई है उसका बेसिकली पॉइंट क्या था, रीजन क्या थी कि एक तो आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ समझा दी जाए और दूसरी रीजन ये है कि इस एक्सप्लेनेशन को जो अब हम करने जा रहे हैं थ्रू ग्राफ समझा जा सके। तो आप गौर से इस ग्राफ में देखिए, आपको 3 लिक्विड नजर आएंगे। सबसे पहले आपके सामने है ईथर, क्या वर्ड लिखा हुआ है, ईथर। दूसरे नंबर पे आप देखें तो आपके पास है अल्कोहल और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो आपके पास क्या है, वाटर। यानी आपके पास 3 लिक्विड हैं, जिन 3 लिक्विड का आपके पास वेपर प्रेशर है और आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको मेजर किया हुआ है। तो इसको देखिए फिगर को। अब ग्राफ तो आप जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ग्राफ फिजिक्स में बनता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कैसे की गई है जी, एक्सप्लेनेशन ऐसे स्टार्ट हुई कि यहां पे 2 टेम्परेचर्स की बात की गई। पहले इनकी 3 लिक्विड की मेजरमेंट की गई 0 डिग्री सेल्सियस पे। किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने आपको बताया हमारे पास 3 तरह के लिक्विड हैं। पहले नंबर पे है ईथर, लेकिन अगर आप इसको जाके थ्योरी में पढ़ेंगे तो वहां पे वर्ड लिखा हुआ है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, आप इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, C2H5O C2H5। ये बेसिकली हमारे पास डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला। फिर आपको इथाइल अल्कोहल थ्योरी में लिखा हुआ मिलेगा CH3CH2OH। ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है और लास्ट पे वाटर है तो हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2। देखिए ये केमिकल फॉर्मूला या फॉर्मूले लिखने का मकसद ये है कि आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, आप इनको लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, आप नहीं लिखना चाहते तो इसको एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर अपने पास स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास 3 लिक्विड आ गए। अब अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, तो आइए देखते हैं। डाई इथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है आप बुक पे भी देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है, राइट किया गया हुआ है 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, अगर आप देखें इसका वेपर प्रेशर अल्कोहल का तो ये कितना है, 25 ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 25 है कि 20 है, 25 है। और वाटर का कितना है जी, 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देखिए अब क्योंकि ये एक स्केल है तो हमें स्केल पे जो वैल्यूज आई हुई हैं इन वैल्यूज को हमको याद करना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास डाई इथाइल ईथर जो है उसका 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर आता है, वेपर प्रेशर, जबकि हमारे पास इथाइल अल्कोहल जो है, ठीक है, वो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और वाटर जो है वो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास इनके क्या आ गए, वेपर प्रेशर्स। अब आप अगर इन वेपर प्रेशर को चेंज करना चाहते हैं तो उसका तरीका इसी कैलकुलेशन की बेस पर है, लेकिन ये एक होम असाइनमेंट है जो अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेपर प्रेशर के बारे में और थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट के रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन मजीद समझ आ जाएगी। अगर आप करना चाहें तो इस प्रैक्टिकल को इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, टॉपिक के हिसाब से देखा जाए स्टूडेंट्स तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये काम हो रहा है। ठीक है, पहले इसको इतना बुक पे देख लेते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि जी फिगर 5.5 शो द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाइइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। At 0 degree Celsius, the vapor pressure of diethyl ether is this.
ethyl alcohol is this while water is about this, यानी इतना इतना जो है वो इनका वेपर प्रेशर है। अब हम क्या करेंगे, ये एक टेम्परेचर था, अब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो आगे क्या लिखा हुआ जी, when they are heated, यानी जब इनको टेम्परेचर दिया जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ डाइएथाइल ईथर इंक्रीजेस। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर डाइएथाइल ईथर का इंक्रीज होगा रैपिडली एंड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही आप उसको टेम्परेचर देंगे और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इनके टेम्परेचर्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है, जो डाइएथाइल ईथर का टेम्परेचर है वो आप देखेंगे 34.6 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। जबकि अल्कोहल जो है वो आ जाती है 78 डिग्री सेल्सियस पर, और वाटर जो है वो आता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। यानी जब इनका इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल यानी एटमॉस्फेरिक के इक्वल होगा, तो इन टेम्परेचर्स पर आपको ये तीनों चीजें बॉयल होती हुई नजर आएंगी। क्या होती नजर आएंगी? बॉयल होते हुए नजर आएंगी। तो आगे उन्होंने ये स्टूडेंट्स लिखा कि इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 34.6 डिग्री सेल्सियस while vapor pressure of water increases slowly, वो आराम आराम से इंक्रीज होगा, क्योंकि बिकॉज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ वाटर आर स्ट्रॉन्गर। मतलब अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस लिक्विड ने लिया है? वाटर ने। क्यों? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, उन मॉलिक्यूल्स को उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को टूटने में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए था। सबसे कम टेम्परेचर किस पे लगा? डाइएथाइल ईथर पे। क्यों? क्योंकि इस लिक्विड की नेचर क्या है कि इसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक थी, ठीक है। वैसे मैं आपको फिर ये बात बताता चलूं कि जो ओरिजिनल डेफिनेशन है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वो यही होती है कि दे आर वीक फोर्सेस, ठीक है। लेकिन जब हम डिफरेंस कर रहे होते हैं या कंपैरिजन कर रहे होते हैं डिफरेंट लिक्विड्स में, तब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के लिए कहीं पर उनको स्ट्रॉन्ग कह दिया जाता है और कहीं पर वीक। तो अब देखा जाए तो डाइएथाइल ईथर में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं, वो जल्दी से मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए एक दूसरे से काइनेटिक एनर्जी गेन करके, और उनका इंटरनल जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, और 34.6 डिग्री सेल्सियस पे आपकी डाइएथाइल ईथर बॉयल हो गई। इसी तरह अगर आप देखें अल्कोहल को, तो अल्कोहल की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डाइएथाइल ईथर की निस्बत क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इनके मॉलिक्यूल इतने स्ट्रॉन्ग है कि दे नीड मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, अगर आप उसको कंपेयर करें किससे? डाइएथाइल ईथर से। तो इसीलिए अल्कोहल ने ज्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, और उसका इंटरनल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर जब वो है वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल हुआ, तो कितने टेम्परेचर पे वो बॉयल हुआ? 78 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस थी, अगर हम इन दोनों की निस्बत उसको कंपेयर करें कि उनको टूटने में ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी लग रही थी, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये जो बेसिकली फिनोमिना है वो अकर हुआ। अच्छा जी, अब उन्होंने नीचे आपके सामने वही ग्राफ बनाया हुआ, आप ग्राफ देख सकते हैं, और फिर हमें आना पड़ता है जी बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स पे। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो हमने समझ ली थी, यहां पे हेडिंग बनी हुई है बॉइलिंग पॉइंट की। तो हम यहां पे एक फर्दर इसमें हेडिंग बना लेते हैं फैक्टर्स की, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, और किस तरह का वो इफेक्ट है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स आपके पास नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए नेचर ऑफ लिक्विड हमने वेपर प्रेशर में भी पढ़ा था, सेम है। पॉइंट मतलब नेचर ऑफ लिक्विड की जो बात होगी वो सेम होगी। अगर आप नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की नेचर बेसिकली हम मेजर करते हैं दो तरह की होती है। या तो वो लिक्विड नेचर वाइज क्या होता है, पोलर होता है, या फिर वो स्टूडेंट्स क्या होता है, नॉन पोलर।
ठीक है। अब पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में बताया था कि जी दिस इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर। तो अब जाहिर सी बात है पोलर लिक्विड जो है उसमें क्या होगा और नॉन पोलर में, उसके लिए हम नेचर ऑफ लिक्विड को रीड करते हैं। वो कहता है जी पोलर लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड। क्यों? क्योंकि पोलर लिक्विड में डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो स्ट्रॉन्गरली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उनको तोड़ते वक्त टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसी वजह से बेसिकली पोलर लिक्विड जो है वो अपना हायर बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे नॉन पोलर की निस्बत। और आगे उन्होंने यही बात एक लाइन में बताने की कोशिश की, बिकॉज क्योंकि पोलर लिक्विड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। क्योंकि पोलर लिक्विड में कौन सी फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। उसकी एग्जांपल आप देखें तो आप वाटर को देख सकते हैं कि वाटर एज अ लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर बॉयल होता है, क्योंकि वो एक पोलर लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, अगला पॉइंट वो ही आ गया है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का अगर फैक्टर्स में देखा जाए तो हम बार बार इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से सेपरेट होना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल। अगर वो सेपरेशन मुश्किल होगी तो जाहिर सी बात है जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि जी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, कि लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट पे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। Substances having strong intermolecular forces have high boiling point, यानी जिनमें strong intermolecular forces होंगी उनका boiling point high होगा, because क्योंकि such liquids attain a level of vapor pressure, क्योंकि इस तरह के liquids जो हैं वो एक खास लेवल का क्या अटेन रखते हैं, वेपर प्रेशर, which is equal to the external pressure at high temperature, ठीक है। उन्होंने फिर इशारा आगे से फिगर 5.5 की तरफ किया है, और ऊपर फिगर 5.5 में आप देख सकते हैं कि ईथर जो है उसका कम टेम्परेचर है, तो आप समझ जाइए उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं। अल्कोहल का टेम्परेचर ज्यादा है, इट मींस दैट उसकी जो फोर्सेस हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वो ईथर की निस्बत स्ट्रॉन्ग है, और वाटर की इन दोनों की निस्बत अगर आप कंपैरिजन करिए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए वाटर की क्योंकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वाटर जो है वो उसी लिहाज से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, यानी हमारे फैक्टर्स में जो तीसरा पॉइंट आता है वो कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखिए एक्सटर्नल प्रेशर भी एक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल आएगा ही नहीं तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे, ऐसे ही है ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिक्विड के बॉयल होने पर। तो आइए उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल pressure. Boiling point of a liquid is controlled by external pressure. ठीक है, कंट्रोल भी कौन करता है, एक्सटर्नल प्रेशर। क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल इंटरनल प्रेशर नहीं आएगा तो आपका कोई भी लिक्विड बॉयल नहीं हो सकता। इन सच अ वे दैट, इस तरह के, इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप डिक्रीज करेंगे तो इंटरनल भी डिक्रीज हो जाएगा। और आगे अगली लाइन में उन्होंने लिखा है कि सेम इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हमने एक ऐप बनाई है, एक ऐप लाइन्स बनाई है जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर स्टूडेंट्स हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली एक इंपॉर्टेंट एप्लायंस में से एक एप्लायंस है, इंपॉर्टेंट एप्लायंसेस में से एक एप्लायंस है जिसको यूटिलाइज करके
हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को, जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। तो आपने देखा होगा आप लोगों के घरों में प्रेशर कुकर इस्तेमाल होता है और एक खास टेम्परेचर पे और एक खास प्रेशर पे बेसिकली वो वर्क करता है। तो बेसिकली प्रेशर कुकर जो है वो इसकी एक गुड एग्जांपल है एक्सटर्नल प्रेशर की, कि कैसे इंटरनल जो प्रेशर है वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, इसका इक्वल होना जरूरी है, तब ही बेसिकली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपका लिक्विड काम करेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था बॉइलिंग पॉइंट का एक जो टॉपिक, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पेज नंबर 87 पे जो मौजूद है, वो क्या कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसके आगे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल लिखनी पड़ेगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट का शॉर्ट आ जाता है, आप एग्जांपल क्या लिखेंगे जी, फॉर एग्जांपल की हेडिंग बनाइए और आप एग्जांपल लिखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एग्जांपल हो जाएगी। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जी कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स फैक्टर्स, तो आप क्या करेंगे, राइट द नेम्स ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें आप फैक्टर्स के नाम लिख देंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फैक्टर्स की हेडिंग बनाएंगे और नेम्स राइट कर देंगे। नेम क्या होंगे जी, पहला आप लिखेंगे अपना इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर और तीसरा जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड है। इन्हें आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, अब लॉन्ग की तरफ आते हैं। लॉन्ग आपको दो तरह से आएगा, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन इट एंड ऑल्सो राइट द फैक्टर्स। अगर तो इस तरह आएगा स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, उसके बाद आप एग्जांपल राइट करेंगे जो आपको मैंने अभी लिखवाई, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाएंगे, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में फर्स्ट लाइन से लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ डायथाइल ईथर, एथाइल अल्कोहल एंड वाटर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इधर से आप लिखना स्टार्ट करेंगे और इस पैराग्राफ को आप कंप्लीट लिखेंगे आर नियर टू बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है, फिर ये आपको ये फिगर जो है ये बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप फैक्टर्स की हेडिंग बनाएंगे, फैक्टर्स पे जो फर्स्ट लाइन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये लाइन लिखेंगे और नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, एक्सटर्नल प्रेशर, आप इसको कॉपी कर देंगे इसी तरह। ठीक है, हाँ इनमें कटिंग किया है तो आप देख सकते हैं लास्ट लाइन जो इनमें होगी, जिस तरह नेचर ऑफ लिक्विड में जो थर्ड लाइन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड आर गिवन इन द टेबल, ये लाइन आप नहीं लिखेंगे। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में जो लास्ट पे लिखा हुआ है, इट इज गिवन इन फिगर 5.5, आप ये नहीं लिखेंगे, बाकी आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आ जाए, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, एग्जांपल लिखेंगे जो आपको लिखवाई गई है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप फैक्टर्स की हेडिंग बनाएंगे, एक लाइन जो फैक्टर्स के ऊपर लिखी गई है आप उसको राइट करेंगे और फिर जिस तरह आपको फैक्टर्स के बारे में बताया गया है आप उनको राइट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर था जो हमने कंप्लीट किया बॉइलिंग पॉइंट का, और इसमें कुछ हमने कैलकुलेशंस को ऐड किया। होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैंने आपको प्रॉपर वे से इनकी मार्किंग भी करवा दी है। अब आप इसको बैठकर अच्छी तरह याद करिए, इसके नोट्स बनाइए, इसमें एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सेपरेट करिए। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द अल्कोहल ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज 78, फॉर वाटर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, फॉर डायथाइल ईथर इट इज कितना होता है 34.6,
तो ये एमसीक्यूज आप सेपरेट करिए। इसके अलावा आप अच्छी तरह इस टॉपिक को रीड करिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फ्रेजिंग पॉइंट के साथ अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह हम फ्रेजिंग पॉइंट, डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डेंसिटी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और अभी के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज जो आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली इट इज फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो बॉइलिंग पॉइंट का आर्टिकल था वो कंप्लीट किया था। फिर हमने उसमें जो फैक्टर्स थे उनकी डिस्कशन की थी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज स्टूडेंट्स हम फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने कुछ डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ की हैं। आपने ये लेफ्ट साइड वाली डायग्राम को पहले देखना है। ऊपर मैंने टॉपिक की जो हेडिंग है फ्रीजिंग पॉइंट वो भी मेंशन की है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो बीकर हैं। एक बीकर में हमारे पास लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वो लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर। क्या है, वाटर। ठीक है। अब होना ये है कि हम ये देखेंगे कि जो लिक्विड है उनको अगर कूल डाउन किया जाए, लिक्विड को क्या किया जाए, कूल डाउन, अगर उनको ठंडा किया जाए तो उसकी वजह से क्या उनकी स्टेट पे कोई फर्क पड़ता है? तो यकीनन आप ये जानते हैं कि लिक्विड को अगर ठंडा किया जाएगा, कूल डाउन किया जाएगा, तो कूल डाउन करने पर उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी और वो लिक्विड से किस स्टेट में आ जाएंगे, सॉलिड। ठीक है। और हम वाटर की जगह अब उसको क्या लिखेंगे, आइस। आइस मींस बर्फ, बर्फ। ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम केमिकली तौर पर देखें, आप ये जानते हैं ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें स्पेसिफिक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। लेकिन सॉलिड स्ट्रक्चर की निस्बत देखा जाए तो इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक। क्या होती हैं, वीक। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के अलावा अगर स्टूडेंट्स इसमें देखा जाए तो हमें और क्या चेंज नजर आ रहा है, वो ये कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, या आप यूं कह लीजिए उनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अपार्ट हैं। फार अपार्ट का मतलब कि एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है। लेकिन जैसे इनको कूल किया जाता है, इनका वेपर प्रेशर जो है वो बेसिकली रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से इनकी जो स्टेट है कूल करने पर वो सॉलिड बनना शुरू हो जाती है। और हम ये कहते हैं कि अब आप अगर इसमें देखें तो इसमें इंटर मोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो लिक्विड स्टेट की निस्बत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक हैं। टाइटली पैक का मतलब क्या है कि उनमें स्टूडेंट्स बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है। आप देख सकते हैं इन पार्टिकल्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब यहां पे हमने इनको कूल डाउन किया लिक्विड को, तो कूल डाउन करने की वजह से बेसिकली उनका टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। जैसे वाटर लिक्विड है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर रिड्यूस किया जाए और अगर आप चाहते हैं कि आइस आए तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए जी,
0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा। और 0 डिग्री सेल्सियस जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पे जो लिक्विड स्टेट वाटर की है वो चेंज होकर बेसिकली सॉलिड स्टेट बन जाएगी, जिसको हम आइस कहेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हर एक लिक्विड का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर बेसिकली वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वो टेम्परेचर बेसिकली हमने याद करना होता है। तो आप जो देख सकते हैं कि पेज नंबर 88 पर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक है। इसमें एक टेबल बना हुआ है, टेबल 5.2, जिसमें उन्होंने बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं लिक्विड्स के। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज हैं जो आपने अच्छी तरह याद करने हैं। पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट की रीडिंग करेंगे। When liquids are cooled, the vapor pressure of liquid decreases. Vapor pressure क्या हो जाएगा? Decrease. क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब हमने वेपर प्रेशर का टॉपिक पढ़ा था तब हमने लिक्विड को टेम्परेचर दिया था, यानी अगर आप चाहते हैं कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्योंकि आपको अपने लिक्विड को कूल करना पड़ रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा? वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम होगा। Vapor pressure of liquid decreases and a stage reaches when vapor pressure of liquid state become equal to the vapor pressure of the solid state. यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सॉलिड स्टेट के। तो एट दिस टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर पर व्हेन लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट, को का मतलब दोनों, एग्जिस्ट का मतलब वजूद में रहेंगे, दोनों वजूद में रहेंगे इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का वर्ड स्टूडेंट्स हमने वेपर प्रेशर में पढ़ा था, जिसमें आपको मीनिंग बताया गया था कि डायनामिक का मतलब चेंज, इक्विलिब्रियम का मतलब कांस्टेंट होना, यानी चेंजेस आएंगी और उसके बाद वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। और बेसिकली यही उसका क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है जब आप किसी बाउल में वाटर को फिल करते हैं और उस बाउल को आप अगर फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि फ्रीजर में टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से वो लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इट मींस दैट उसमें चेंजेस आना शुरू हो रही हैं, लेकिन लिक्विड भी वहीं पर होगा, लिक्विड वाटर, और बाकी तरफ से वो सॉलिड स्टेट बनना शुरू हो जाएगी, यानी आइस बनना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली दोनों जो हैं वो एक ही जगह पर वो मौजूद हैं, ठीक है, कोएग्जिस्ट हैं, और उनमें ये चेंजेस आ रही हैं और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाकर वो कांस्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा जी कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स जो हैं उनका टेबल है, जैसे ही आपको बताया गया। तो सबसे पहले आपके पास लिक्विड में आते हैं डाइएथाइल ईथर, ठीक है, इनका केमिकल फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखवाया गया था। इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जी? -116, यानी इस टेम्परेचर पर जाकर ये फ्रीज हो जाते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 34.6। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स इथाइल अल्कोहल आती है, ये अल्कोहल की टाइप है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखें तो -115 है, और अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 78 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट वाटर है, वो कॉमन हमें पता है। एन ऑक्टेन क्या है जी? एन ऑक्टेन, ये बेसिकली कार्बन से रिलेटेड है। आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 10th क्लास में कि ऑक्टेन क्या है, ठीक है। बेसिकली आप यहां पे ऑक्टेन के आगे एक स्लैश डाल के गैसोलीन लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्टेन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड ऑक्टा से आया है, जिसका मतलब होता है 8। कितना होता है? 8, ठीक है। तो ऑक्टेन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो 8 होंगे।
इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑक्टेन का -57 है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 126, ठीक है। देन एसिटिक एसिड है हमारे पास स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 16.6 है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 118, ठीक है। अच्छा, ऊपर एन ऑक्टेन के आगे मैंने आपको कहा था स्लैश डाल के गैसोलीन लिखें, गैसोलीन, ठीक है। लेकिन आप अगर वो गैसोलीन को आगे उसके ETC लिख दें एटसेट्रा तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्टेन के पीछे M लगा हुआ है, M का मतलब है नंबर्स, ठीक है। तो वो कार्बन के नंबर्स मजीद ऐड हो सकती हैं जिससे वो फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रेगुलर या आप यूं कह लीजिए रूटीन में ऑक्टेन के लिए हम कार्बन 8 यूज करते हैं। लेंगे स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के टॉपिक में से आप डेफिनेशन याद करेंगे, आप शॉर्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, उसको याद करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी डिफ्यूजन की तरफ। देखिए ये जो वर्ड है आपकी बुक पे देखा जाए टेक्स्ट बुक पर तो सिर्फ डिफ्यूजन लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एडिशन की है, मैंने लिखा है, मैंने राइट किया है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स का वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम लिक्विड स्टेट की डिस्कशन कर रहे हैं और ये डिफ्यूजन जो वर्ड है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये पहले भी आ चुकी है, गैसियस स्टेट में हमने इसकी डिस्कशन की थी। लेकिन गैस की प्रॉपर्टीज में डिफ्यूजन का एक अपना रोल था और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में इसका एक अपना रोल है, ठीक है। लेकिन जो डेफिनेशन है डिफ्यूजन की वो काफी हद तक सेम है गैस की एंड लिक्विड की, ठीक है। तो यहां पे प्रॉपर डेफिनेशन तो इस टॉपिक में नहीं है, वो डेफिनेशन हम थोड़ी सी खुद चेंजेस करके गैसियस स्टेट ऑफ डिफ्यूजन में वहां से कुछ चेंजेस करेंगे और हमारे पास डिफ्यूजन इन लिक्विड की डेफिनेशन आ जाएगी। लेकिन पहले हम इसको कुछ समझते हैं कि डिफ्यूजन इन लिक्विड का मतलब क्या है। देखिए यहां पे ये मेरे पास एक लिक्विड मौजूद है जिसके आपको ये मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो लिक्विड है हमारे पास है वाटर। आप वाटर की अगर प्रॉपर्टीज पर आए, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने फिल वक्त यूज करनी है वाटर की वो ये कि वाटर क्या होता है जी, कलरलेस। कलरलेस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स के वैसे पानी को देखा जाए तो वो बेरंग होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, हम इसको ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पे ये मेरे पास क्या है जी, ये एक ड्रॉपर है और इस ड्रॉपर में आपको नजर आ रही है इंक। इंक का कोई भी कलर हो सकता है फिल वक्त, क्योंकि रेड मार्कर से इसको हाईलाइट किया गया है। आप यूं समझ लीजिए कि ये क्या है, रेड इंक। और जाहिर सी बात है रेड कलर जो है वो बड़ा शार्प होता है देखने में, तो आपको अब माइंड में एक पिक्चर बन रही होगी कि एक बीकर है, उसमें वाटर है और वाटर बेरंग है, कलरलेस है। रेड इंक है जिसका कलर बहुत ज्यादा शार्प है, ठीक है, वो आपके पास इंक है। अब आप क्या करेंगे, एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिक्स करेंगे, क्योंकि डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या थी, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका खुद ब खुद मिक्स होना बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन, जिसमें मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे। एंड कोलिजन का क्या मतलब था, टकराएंगे टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, और उसके बाद एक मिक्सचर बन जाएगा जो कि सेम कंपोजिशन का होगा, सेम बनावट का होगा, ठीक है। ये बेसिकली डिफ्यूजन की डेफिनेशन थी। तो क्या होगा, जैसे ही यहां पर इंक को ड्रॉपर से रिलीज किया जाएगा तो इंक के पार्टिकल्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स वो ऐसे आपके बीकर में गिरेंगे, आपको नजर आएगा कि ये पार्टिकल अच्छी तरह वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व। अब जैसे ही ये पार्टिकल डिसॉल्व होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये कौन सा मिक्सचर बनेगा, होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का मतलब क्या होता है जी, कि ये एक सेम कॉम्पोजिशन की बेस पर ये मिक्सचर तैयार होगा,
ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स है डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, इसकी डिफ्यूजन इन लिक्विड की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह आप लिखेंगे, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स defined as spontaneous mixing up of liquid, यहां पे क्या वर्ड ऐड करेंगे आप, लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय मोशन, रैंडम का वर्ड आप ना लिखें बेशक, बाय मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म a homogeneous mixture। एग्जाम्पल में आप क्या लिख देंगे, लिक्विड इन वाटर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। इस तरह ये आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है, और इसके साथ आप क्या राइट कर देंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अब आज हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। आई थिंक सो आपको काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा। आप डेफिनेशन उतारना चाहते हैं तो आप उसको कॉपी कर लें। अच्छा जी, डिफ्यूजन, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन। कॉन्टिन्यूअस यानी इनकी भी जो हरकत है वो जारी रहती है। दे मे बी फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन इनकी हरकत में क्या है कि ये मूव कर सकते हैं हायर से लोअर कंसेंट्रेशन। सॉरी, यहां पे मिसप्रिंट है, दे मूव लिखा हुआ, दे मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। दे मिक्स अप विद मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर लिक्विड्स, ये दूसरे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होते हैं, सो दैट दे फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, ताकि वो सेम कॉम्पोजिशन का एक मिक्सचर बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, जब इंक के कुछ जो कतरे हैं आर एडेड इन अ बीकर ऑफ वाटर, उनको जमा की ऐड किया जाता है किसमें, वाटर के अंदर मौजूद वाटर में मौजूद बीकर में मौजूद वाटर के इंक मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड एंड आफ्टर अ व्हाइल स्प्रेड इन होल ऑफ द बीकर। ठीक है, मतलब कि जैसे ही आप वो ड्रॉप्स ऐड होना शुरू होंगे वाटर के अंदर, तो वो प्रॉपरली क्या होना शुरू हो जाएंगे, स्प्रेड, और वो स्प्रेड होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अच्छा जी, thus diffusion has taken place. Liquids diffuse like gases, but the rate of diffusion of liquid is very slow. चलेंगे, एक बात तो हमें कंफर्म हो गई कि जिस तरह गैसेस डिफ्यूज करती हैं वैसे ही लिक्विड डिफ्यूज करते हैं, लेकिन यहां पे वो ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनका जो डिफ्यूजन का रेट है वो स्लो होता है। अब यहां पे ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आपने गैसेस स्टेट की एग्जांपल को माइंड में रखा हो तो आपको गैसेस स्टेट में डिफ्यूजन की एग्जांपल को अगर जहन में रखा हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वहां पे हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी कि हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस, कि हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन गैस की निस्बत। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ऑक्सीजन का मैस हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है, ऑक्सीजन का वेट भी ज्यादा है यानी, और उसका साइज भी क्या है, बड़ा। साइज बड़ा होने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाती है। अब आप ये जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स का जो साइज होता है बेसिकली और नेचुरली वो गैसेस की निस्बत बड़ा होता है। गैसेस का साइज जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल, छोटा होता है, इसलिए गैसेस ज्यादा जल्दी डिफ्यूज करती हैं, उनका रेट जो है वो फास्टर होता है, जबकि
जो लिक्विड्स हैं इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो होता है। स्लो का मतलब कि ये आराम आराम से डिसॉल्व होंगे। जैसे आपने कभी गौर करें, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। आप एक बीकर लें, उसमें वाटर को ऐड करें और उसमें इंक के ड्रॉप्स डालें, ठीक है। बीकर नहीं अगर आपके पास तो आप एक ग्लास ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। आप देखेंगे कि वो इंक जो है वो आराम आराम से जाकर वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होना शुरू होगी। मे बी अगर आपने इंक ड्रॉप्स को कम डाला है तो वो सही तरह पानी में डिसॉल्व ना हो, उसको हमें खुद मोशन में लाना पड़ेगा, उसको स्टिर करना पड़ेगा। हम स्पून के जरिए उसको क्या करते हैं, फिर मिक्स कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन केमिकली तौर पर क्या होगा कि बाद में जब होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा तो वाटर की जो अपनी प्रॉपर्टी है कलरलेस, कि वाटर कलरलेस होता है, और इंक की जो प्रॉपर्टी है कि वो शार्प कलर होता है, बल्कि क्या होगा मिक्स होने के बाद वो एक ही प्रॉपर्टी बन जाएगी कॉमन। वो क्या होगा कि जो वाटर जो है कलरलेस वो उसकी प्रॉपर्टी और जो इंक है उसकी जो शार्प रेड कलर की प्रॉपर्टी है वो दोनों जो हैं वो चेंज होके एक कॉमन प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, और वो क्या होगा कि एक लाइट सा कलर बीकर में तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस पढ़े, इसके भी हमारे पास क्या मौजूद हैं जी, फैक्टर्स मौजूद है। तो फैक्टर्स इसके इजी हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आती हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कैसे हैं, देखिए ये हमारे पास हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। अगर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं तो ये जो आने वाले आपके पास कह लीजिए इंक के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो जाहिर सी बात है वो फिर इंक के पार्टिकल अच्छी तरह और जल्दी डिसॉल्व नहीं हो सकते। इट मींस दैट कि अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड फास्टर होगा, ज्यादा जल्दी क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। और अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं लिक्विड में, ठीक है, तो आप जो भी चीज उसमें दूसरा लिक्विड ऐड करेंगे वो स्लोली जो है वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि जल्दी होमोजेनियस मिक्सचर बने तो जो आप लिक्विड लें उस लिक्विड के इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है जी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। लिक्विड्स हैव वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डिफ्यूज फास्टर, वो ज्यादा जल्दी जो है वो डिफ्यूज करती हैं, देन दोज हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी बात की है हमने स्टूडेंट साइज की, कि साइज अगर स्मॉल होगा तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर साइज बड़ा होगा, लार्ज साइज मॉलिक्यूल होंगे तो डिफ्यूजन का साइज जो है, सॉरी लिक्विड की डिफ्यूजन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब वो कहते हैं जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल में बिग साइज मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज स्लोली। एग्जाम्पल देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि हनी डिफ्यूजेस स्लोली इन वाटर देन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। यानी आप दो बीकर लीजिए, एक बीकर में आप हनी लीजिए, दूसरे बीकर में आप क्या ले लीजिए, अल्कोहल। दोनों में पानी डिसॉल्व करें तो अल्कोहल में रेडिली डिसॉल्व हो जाएगा, ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? पहली बात, अल्कोहल जो है उनके मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा, ठीक है, और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी जो है वो वीक होंगी, तो पानी बहुत जल्दी, वाटर बहुत जल्दी अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा। इसकी निस्बत अगर हम हनी में देखें तो हनी जो है, शहद जो होता है, उसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो पानी उसमें जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब शेप की बात आई है तो थोड़ा सा आपको ये बताना पड़ेगा कि यहां पे शेप का क्या मतलब है। देखिए शेप की अगर बात की जाए तो दो तरह की शेप की बात हम करते हैं, ठीक है। कितनी तरह की? दो तरह की। या तो मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी, रेगुलर, या फिर मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी, इररेगुलर, ठीक है। या तो शेप क्या हो सकती है, रेगुलर हो सकती है या इररेगुलर। रेगुलर कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये कह लीजिए ऐसे, और इररेगुलर कैसे हो सकती है जी, ऐसे, जिसमें
रिंकल मौजूद हो, यानी झुर्रियां पड़ी हो, इररेगुलर वैसी शेप होगी। अब आप ये डायग्राम देखिए, मैं इसको रेज करके बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल इनके मॉलिक्यूल ऐसे हैं, रेगुलर शेप में है, तो ये इस शेप से रिजेंबल करते हैं, वो इजीली यहां पर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप सपोज करिए कोई दूसरा लिक्विड है जिसकी शेप इररेगुलर है, ऐसे, ये क्या है, इररेगुलर, तो क्या होगा जब ये इररेगुलर शेप मॉलिक्यूल इस लिक्विड के क्लोज आएंगे, क्या आएंगे, क्लोज, तो वो इसमें अच्छी तरह एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। एडजस्ट ना होने की वजह से वो अच्छी तरह जाकर बॉटम एरिया तक डिसॉल्व नहीं होंगे। तो याद रखें, जो हमारे पास इररेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्लो हो जाता है, जबकि रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, हाई। यानी रेगुलर मॉलिक्यूल की वजह से रेट जो होगा किसका, डिफ्यूजन का, वो क्या हो जाएगा, हाई, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन इररेगुलर की वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फास्टर देन इररेगुलर शेप मॉलिक्यूल। साथ रीजन भी बताइए, बिकॉज क्योंकि दे कैन इजीली स्लिप ओवर, स्लिप ओवर यानी अच्छी तरह जो है वो स्लिप हो जाएंगे, फिसल जाएंगे, एंड मूव फास्टर। ये किन की बात हो रही है, रेगुलर की। ये रेगुलर इजीली जो है वो स्लिप होके एक दूसरे मॉलिक्यूल से नीचे तक चले जाएंगे और अच्छी तरह डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे, जबकि रेगुलर शेप मॉलिक्यूल स्लिप नहीं हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर की प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो जाहिरी सी बात है और मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ब्रेक होंगी, टूटेंगी, और ज्यादा जल्दी और बहुत अच्छी तरह कोई भी दूसरा लिक्विड जो है वो डिसॉल्व होकर एक होमोजीनस मिक्सचर जल्दी बना देगा। यानी अगर रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज किया जाए तो अल्टीमेटली डिफ्यूजन का रेट भी फास्टर हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बिकॉज क्योंकि एट हाई टेम्परेचर द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक, हाई टेम्परेचर पे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और उसकी वजह क्या होगी जी, उसकी वजह ये होगी कि एनर्जी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और कौन सी एनर्जी की बात हुई है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हम बार बार पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, हर टॉपिक में हमने लिक्विड स्टेट में पढ़ा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, लिक्विड स्टेट का स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है डेंसिटी का। इस डेंसिटी के टॉपिक में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि रिपीट हुई हैं, जो अभी तक हमने गैस और लिक्विड स्टेट में प्रॉपरली पढ़ी हैं, और सॉलिड की निस्बत जो बात की गई है वो बेसिकली आपके सामने डायग्राम सॉलिड की बनी हुई है। मैं इन्हीं डायग्राम्स पर रख के अगर कोई बात बताने वाली होगी तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसको रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम से मुराद क्या है कि उसका वेट क्या होगा, मास क्या होगा, वॉल्यूम के हिसाब से उस पर डेंसिटी मेंटेन होती है। जैसे आप ये देखिए, ये लिक्विड है, इस लिक्विड का यहां तक इसने एरिया कवर किया हुआ है, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, और इस जो आपने लिक्विड लिया हुआ है इसका क्या है, मास। तो वॉल्यूम पर यूनिट, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम पे उसकी क्या चीज डिपेंड करती है, डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम से मुराद बेसिकली ये फॉर्मूला बनता है डेंसिटी का, D इज इक्वल टू M ओवर V। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। पहली लाइन तो इन्होंने ये बताई। फिर ये कहा जा रहा है कि लिक्विड आर डेंसर
than gases because the molecule of liquids are closely packed and the space between their molecules are negligible. चलिए इसको समझने के लिए हम यहां पे एक और बीकर बना लेते हैं, ठीक है। आप ये समझिए एक बीकर हमारे पास बना हुआ है स्टूडेंट्स लिक्विड स्टेट का, एक बना हुआ है सॉलिड स्टेट का। तो एक समझने के लिए एक बीकर हम और कौन सा बना लेते हैं, गैस स्टेट का, ताकि कोई भी बात मिस ना हो, ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया लिक्विड स्टेट, ये आ गई सॉलिड स्टेट, और ये एक बीकर है हमारे पास जो हमारे पास किस चीज का है, गैस स्टेट का। ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे किसी भी बीकर या कंटेनर में होते। अब आप ये देखिए, ये आपके पास गैस है, जैसे ये लिक्विड है, इनका कंपैरिजन देखिए। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस है, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस है एज कंपेयर टू लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए स्पेस की, तो वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, बराए नाम, यानी इतनी कम स्पेस है। अगर हम बात करें गैस की निस्बत बहुत कम स्पेस है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने अभी की कि नेग्लिजिबल। अच्छा जी, as the liquid molecules have strong intermolecular forces, hence they cannot expand freely and have a fixed volume। क्या आप देख सकते हैं कि लिक्विड की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्पेसिफिक होती हैं और उन्हीं पर रहकर बेसिकली उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम के बारे में आपको भी थोड़ी देर पहले बताया गया। जबकि जो गैसेस होती हैं इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं, इसलिए इनका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता और ना ही कोई फिक्स्ड शेप होती है। Like gases, they cannot occupy all the available volume of the container। ठीक है, मतलब कि गैसेस की तरह ये नहीं है कि जिस तरह इनको जितनी जगह मिलेगी ये उतने वॉल्यूम को क्या कर लेंगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब। यानी कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर एक एयर फ्रेशनर है, ठीक है, तो वो एक अच्छी एग्जांपल है गैस स्टेट को समझने के लिए। आप रूम के एक कॉर्नर पे अगर एयर फ्रेशनर को यूज करेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में स्प्रेड होगी। आप अगर दरवाजा खोल देते हैं, डोर ओपन कर देते हैं रूम का, तो वो ही स्मेल जो है वो बाहर भी क्या होना शुरू हो जाएगी, स्प्रेड। इट मींस दैट गैस को जितनी भी स्पेस मिलती है वो उस वॉल्यूम को कवर कर लेती है, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं करते। लिक्विड जो है उनकी जो आप कह लीजिए जो स्पेस होती है, जो उनका वॉल्यूम होता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। दैट इज द रीजन, सॉरी कहां गया जी, अच्छा, ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। दैट इज द रीजन व्हाई डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर हाई। तो डेंसिटी जो होती है लिक्विड की, जाहिर सी बात है अगर आप गैस से इसको रिजेंबल करवाएं तो लिक्विड जो है वो ज्यादा डेंसर होते हैं गैस के निस्बत। ठीक है, अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और एक और फॉर्मूले से अगर समझा जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले की बेस पर कि हमें ये पता है कि लिक्विड की जो मैस होता है D इज इक्वल टू mol/v, हमारे पास ये फॉर्मूला। अगर आप लिक्विड को रिजेंबल करते हैं गैस के साथ तो गैसेस की निस्बत जो है वो लिक्विड का मैस भी ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और वॉल्यूम क्या होता है, कम। ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर गैसेस की बात की जाए इसी फॉर्मूले को यूज करके, तो आपको पता है जो गैसेस होती हैं इनका मैस कम होता है तो डेंसिटी भी कम होगी, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात कुछ सॉलिड की लिक्विड से हम आपस में इनका कंपैरिजन करेंगे आगे जाके, अगर कोई बात होगी। अभी वो कह रहे हैं कि जी फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.0 ग्राम cm per cube while the density of air is 0.001 gram cm per cube. That is the reason why drops of rain
फॉल डाउनवर्ड, कि जो बारिश का कतरा है वो नीचे की तरफ क्यों आता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो रेन ड्रॉप है उसका जो रेन में वाटर मौजूद होता है, रेन बारिश को कहते हैं, तो बारिश मींस वाटर, तो जो बारिश के कतरे ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि बेसिकली वाटर का वेट ज्यादा होता है एयर की निस्बत, जो हवा है, इसीलिए वो नीचे की तरफ आते हैं। The densities of liquids also different. हर लिक्विड की डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। You can observe kerosene oil float over water while honey settle down in the water. वैसे ये दोनों लिक्विड्स की बात हो रही है। केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है उसे कहते हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, जबकि अगर आप हनी को देखें तो वो पानी में सेटल डाउन हो जाता है, यानी उसमें नीचे बॉटम पर जाकर बैठ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने एक लाइन पढ़ी कि दैट इज द रीजन व्हाई ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है स्टूडेंट्स के, व्हाई ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लिखना है, व्हाई द रेन फॉल डाउनवर्ड, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और यही 2 लाइंस हैं जहां पे आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ पाया, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका आंसर होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.0 ग्राम पर सीएम क्यूब, while the density while then of air is 0.001 gram cm per cube. That is the reason why drops of rain fall डाउनवर्ड। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, कई मरतबा लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, कुछ मेरे से मिस्टेक्स भी हुई रीडिंग के हवाले से, मतलब वो वर्ड्स जो हैं वो लाइंस इतनी ज्यादा हैं तो वो ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन मैंने उनको रिपीट किया तो होपफुली वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो बात मैंने की थी कि शायद इनको डेंसिटी से सॉलिड की डेंसिटी से रिजेंबल किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है रिजेंबल तो उन्होंने किया है, लेकिन वो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। वो प्रॉपर्टीज हमने जब फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट किया था तो वहां पे देख ली थी कि कैसे उन्होंने जो सॉलिड है और लिक्विड है उनकी प्रॉपर्टीज की बात की है। यहां डेंसिटी के टॉपिक में आके सिर्फ लिक्विड और गैस की बात इसीलिए की गई है प्रॉपरली, क्योंकि पीछे से अभी तक हम जो स्टेट्स में डिस्कस करके आए हैं, हमने सिर्फ गैस की स्टेट पढ़ी थी प्रॉपरली, और अब लिक्विड की स्टेट जो थी वो हम पढ़ रहे थे प्रॉपरली। इसीलिए यहां डेंसिटी के टॉपिक में जो एक्सप्लेनेशन है वो लिक्विड एंड गैस जो है उसके रिजेंबलनेस पे है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको टॉपिक अच्छी तरह आज का समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड इन डिफ्यूजन्स या डिफ्यूजन्स ऑफ लिक्विड्स एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डिस्कशन की, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहां तक हमारा प्रॉपरली लिक्विड स्टेट भी क्या हो गई है, आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाअल्लाह सॉलिड स्टेट से अपनी बात को डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है, और उसमें जो भी टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिस्कशन करेंगे एंड फर्दर मोर। अभी के लिए स्टूडेंट्स आज के लिए इजाजत चाहता हूं, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह याद करिए। डिफ्यूजन लॉन्ग क्वेश्चन है उसको याद करिए, फैक्टर्स उसको याद करिए, डेफिनेशन आपको लिखवा दी गई थी, फ्रीजिंग पॉइंट का एक शॉर्ट है उसको याद करिए, और अभी आपको डेंसिटी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवाया वो याद करिए। अभी के लिए इजाजत चाहता हूं, मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज।